हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म आपके पास में। और इसका वीडियो नंबर 1 है। इसकी सभी एक्सरसाइज को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे ताकि जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर्स को कवर किया था इस चैप्टर को भी अपने वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस जो हैं और सारे कॉन्सेप्ट, सारे मूलभूत अवधारणाएं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज फटाफट देख लेते हैं आज हमें क्या करना है। आज हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हम आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से देखिएगा। इसका हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ये क्या चीज़ होती है इसको हम आज बताएंगे आपको। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर पर आपके पास में समीकरण का निकाय, ये क्या चीज़ होती है, टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है इसको आप देखना है। तीसरे नंबर पर आज हम आपको रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, क्या चीज, ग्राफीय निरूपण के रैखिक समीकरणों को ग्राफ में कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। नंबर 4 जो आज टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो आपकी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 3.1 कहाँ से, NCERT वाली बुक से आपके पास में, जो NCERT की जो किताब है आपके पास में उसकी प्रश्नावली 3.1 के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, यानी कि आज चैप्टर जो है आपका आज बेस तैयार होगा ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लें। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का आपका अपना टॉपिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ इक्वेशंस आपको दे दी जाए, जैसे कि आपके पास में 3x + 1 = 0, ये एक समीकरण है। ठीक है, या फिर मैंने लिखा कि 7y + 4 = 0, ये भी एक समीकरण है। लेकिन इस समीकरण की खास बात क्या है बेटा, इस समीकरण की खास बात क्या है, इस समीकरण की खास बात यह है कि इसमें केवल एक चर है। क्या है, एक चर है। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। ये किसमें समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है आपके पास में, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है और कोई चर तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, तो लेकिन हमें जो पढ़ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा कि दो चरों वाला, कौन सा पढ़ना है, दो चरों वाला एक ऐसा समीकरण पढ़ना है जो जिसके अंदर दो चर हो और साथ ही साथ वो क्या हो, रैखिक हो। समझ में आई बात नहीं। अभी रैखिक शब्द का अर्थ आप लोग समझ लें। रैखिक शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। दो चरों का मतलब तो आप समझ गए कि उस समीकरण के अंदर दो चर होंगे। अभी अच्छे डिटेल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रैखिक का मतलब है जो चर समीकरण के अंदर होगा, जो चर समीकरण के अंदर होगा उसकी जो घात होगी ना बेटा, जैसे इसकी घात कितनी है यहाँ, 1, तो उसकी घात 1 होगी आपके पास में। कितनी होगी, घात 1, घात 1। जिसकी घात 1 होती है उसको हम रैखिक कहते हैं। यानी कहने की बात यह है कि आपके पास में इस समीकरण को समझने के लिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए इसमें दो चीजें ही हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आपके पास में दो चर और साथ ही साथ इस रैखिक शब्द का अर्थ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मतलब किस तरीके की शक्ल वाली समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना है इस चीज को, क्या कि अगर कोई समीकरण आपको ax + by + c = 0 के रूप में मिल जाए बेटा, ठीक है, इस तरीके की शक्ल की कोई इक्वेशन मिल जाए तो आप उसको कहेंगे कि ये समीकरण कैसी है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। क्यों है दो चर वाली रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके अंदर दो चर हैं। इसके अंदर x और y नाम से दो चर हैं। x और y नाम से ये क्या है, दोनों के दोनों बेटा चर हैं आपके पास में। और लेकिन a, b और c, ये a, b और c क्या है, ये कोई वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वास्तविक आपके पास में संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और वो भी कैसी वास्तविक संख्याएं होंगी बेटा, कि कभी a जो है 0 नहीं हो सकता और b भी कभी 0
नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला गया? पहले सबसे पहली बात समझ लो कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। अगर आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, चलो छोटी सी बात यही बता देता हूं कि वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब ये मान के चलो छोटा सा समझने के लिए कि अगर किसी संख्या का हम वर्ग करें, मान लिया मैंने 3 का वर्ग करा तो कितना आया बेटा? 9 आया ना। समझ में आई बात? नहीं तो अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर एक प्लस वाली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, तो वह संख्या आपके पास में वास्तविक संख्या कहलाती है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर कभी ऐसी संख्या आ जाए माइनस के अंडर रूट 3 है, अगर मैं इसका वर्ग करूं बेटे कितना आ जाएगा? वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस का 3। अगर ऐसी संख्याएं मिलें कि जिनका वर्ग करने से माइनस वाली राशि प्राप्त हो रही है तो उसको कहते हैं वास्तविक। ये अवास्तविक है, यानी कि काल्पनिक संख्या है। यानी कहने की बात यह है कि सिर्फ ऐसी संख्याएं जिनमें अंडर रूट में माइनस आता है ना बेटा, ठीक है, वो सारी छोड़ दें अगर, तो दुनिया में जितनी संख्याएं बची ना वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो ज़्यादा ध्यान देने वाली आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र इसमें चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बेटा इसका लिंक दूंगा। मैंने इसकी वीडियो बना रखी, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूरी की पूरी इसकी वीडियो बना रखी। मैं जब इस वीडियो के लास्ट में आप देखना कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वास्तविक संख्याओं की जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें कि क्या होती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि ABC जो ये लिखे गए हैं ये क्या है बेटा? ये हमारे पास में वास्तविक संख्याएं हैं। और साथ ही साथ ना तो A कभी 0 हो सकता और ना B कभी 0 हो सकता। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा कि A 0 नहीं हो सकता, B 0 नहीं हो सकता? इसको समझने के लिए एक काम करें। देखो अगर मेरे पास में ये AX प्लस के BY प्लस के C इक्वल टू 0 कोई समीकरण है बेटा, है, और अगर इसमें A का मान 0 बना दें, हम क्या बना दें? 0, तो जब 0 भर देंगे तो ये A बराबर 0 भरेंगे तो ये पहला पद तो खत्म हो जाएगा ना, ये वाला पद भाई यहाँ 0 भरा जाएगा। आप देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या बचेगा हमारे पास में? ये तो खत्म हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या? केवल BY प्लस C इक्वल टू 0। तो इसमें केवल कितने चर बचेंगे? फिर एक चर बचेंगे। इसका मतलब ये जो है 2 चर वाला, ठीक है, नहीं, ये आपके पास में 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बचने का। ये कैसा बचेगा? केवल 1 चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा। तो इसी तरीके से हम अगर ध्यान दें, अगर हमारा B बराबर 0 बन जाए तो कहने की बात ये वाला पद खत्म हो जाएगा बेटा, बीच वाला देखो, तब भी AX प्लस C बराबर 0 आ जाएगा, तब भी ये क्या बनेगा हमारे पास में? 1 चर वाला हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि हमारे पास में जो ये A और B है ना, ये 2 वास्तविक संख्याएं जो हैं, इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में कभी भी ये 0 नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो हमने लिखा है रैखिक समीकरण का, ये थोड़ा सा सही समझ लें इसको, रैखिक समीकरण, और वो भी कौन सा? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना बेटे, वो ये होगी हमारे पास में। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि परिचय जो मैंने दिया है वो समझ में आया होगा। एक उदाहरण देते हैं, उससे और थोड़ी सी क्लियर आएगा। उदाहरण कि कौन सी संख्या आपके पास में, कौन सी समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और कौन सी नहीं है। अब आप लोग देखो, जैसे 3x प्लस के 4y प्लस का 7 बराबर 0, क्या ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण है? इसको आप देखिए, सबसे पहली 2 कंडीशन होती हैं। एक तो इसके अंदर 2 चर होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में जो ये गुणांक है ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? जरा ध्यान से देखिए, 2 चर हैं, बिल्कुल सही बात है, और 3, 4 और 7 तो हमेशा वास्तविक संख्याएं होती हैं। समझ में आई नहीं आई बात? तो आप कहने की बात ये क्या है? ये आपके पास में रैखिक समीकरण है, तो इस पर टिक का निशान लगा दो, ऐसे कि हाँ भाई रैखिक समीकरण ये है। कौन सी रैखिक समीकरण? 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अंग्रेजी में कहते हैं। लीनियर मतलब रैखिक, इक्वेशन समीकरण, इन 2 वेरिएबल मतलब दो चरों वाली है आपके पास में। अच्छा, एक तो मैं पूछता हूँ, जैसे मैं लिखा मैंने √3x प्लस के 7 बराबर 4y, क्या ये आपके पास में एक समीकरण है? बिल्कुल, ये एक समीकरण है 2 चर वाली। क्यों है? ये इस रूप में तो लिखी नहीं, बराबर 0 वाली फॉर्म में तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको इधर उठा करके ले आएंगे और ये फिर इसी रूप में आ जाएगी, मानक रूप में। लेकिन इसमें 2 चर हैं, एक चर x है, एक चर बेटा हमारे पास में क्या है? y है। बाकी जो है वो नंबर्स हैं, कैसे? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपके पास में 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक और उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ मैं, ध्यान से देखना जरा। मैंने लिखा √-2x प्लस 7y इज प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये 2 आपके पास में क्या है? क्या ये आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है? 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर तो है बेटा इसमें x और y, लेकिन हमारे पास में ये आया ना, ये जो शुरू में लिखा गया है,
कि अंडर रूट ऑफ माइनस का 2, तो ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। अगर अंडर रूट में कभी माइनस आ जाता है ना तो उसको हम कहते हैं ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में मैं जो है काल्पनिक संख्याओं को लेकर के भी डिस्कस करूंगा। तो अभी इसका मतलब इसने फेल कर दिया काम, कि जैसे लिखा था कि ABC वास्तविक संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। मैं समझता हूँ इस पहले टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना समीकरण का निकाय या सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, हमारा जो टॉपिक है दूसरे नंबर का, समीकरण का निकाय या सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाता है, इसको समझ लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आगे आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। आपके पास में अगर एक समीकरण, जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ, किससे समझाता हूँ? उदाहरण से, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे पास में एक समीकरण है 7x प्लस के 4y प्लस का 1 बराबर 0। ये कैसी समीकरण है बेटा? ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। बिल्कुल ठीक बात है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ये एक समीकरण है, लेकिन अगर इसके साथ में हम ध्यान से देखेंगे, जरा यहाँ पहले अगर हम ध्यान से देखें, हमने लिखा 3x प्लस के 2y प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण और लिख दें, यानी कि इनका जोड़ा बना दे बेटा। हम क्या बना दें? जोड़ा। अगर हमारे पास में दो रैखिक समीकरण एक साथ लिखी हुई हों, क्या लिखी हुई हों? दो चरों वाली रैखिक समीकरण का युग्म बना हो, जैसे कि चैप्टर के नाम में भी है युग्म। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो हम कहते हैं कि ये एक निकाय है, ये एक सिस्टम है। क्या है ये? इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर समीकरण का निकाय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा? क्योंकि जब हम इनको हल करने बैठेंगे ना, इनको हल करने के तरीके जो है इस चैप्टर में आगे एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज हम सीखते जाएंगे, कि इन दोनों को जब हल करने बैठेंगे तो x और y के कुछ मान निकल जाएंगे आपके पास में। यानी कि ये एक सिस्टम है जिससे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ये एक निकाय है जिससे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। एक नोट ध्यान रखना बेटा, जिंदगी में हमेशा काम आएगा, कि आपको जितने चर होते हैं ना समीकरण के अंदर, आपके पास में कितने चर हैं? 1 2, ये दो ही तो चर हैं दोनों इक्वेशन में, है ना। तो अगर आपके पास में दो चर हों तो याद ये रखनी बात बेटा आपको हमेशा, कि उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए अगर हमें उनके मान निकालने हैं तो। यानी कि हमें कितने चर हैं, इसमें दो चर हैं, तो इनके मान निकालने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिएंगी? दो इक्वेशन चाहिएंगी। अगर हमारे पास ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण होता ना, तो फिर हमें कितनी समीकरण चाहती? 3 समीकरण चाहती होंगी। ठीक है, कि कभी भी आप ये सोचें, अगर हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन दी गई है और आप चाहो कि 7x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 से इसके मान निकालना है, तो डाटा मतलब जो हमारे पास आंकड़े होंगे पर्याप्त नहीं होंगे, निकाल नहीं पाओगे आप। ठीक है नहीं? एक जो है एक आध ट्रायल मेथड से निकाल सकते हो, रख के पॉइंट। लेकिन अगर ये आपके पास में दो दिए हैं, युग्म दिया है, एक साथ जोड़ा बना के दिया है, तो इन दोनों समीकरणों को आप हल कर सकते हो विभिन्न विधियों से। इस चैप्टर के अंदर कम से कम 3-4 विधियाँ आपको सिखाई जाएंगी इनको हल करने की। समझ में आ रही बात? और इस तरीके की समीकरण अगर एक साथ लिखी हो, युग्म बना के, एक जोड़ा बना के आया हो, तो उसको कहते हैं आपके पास में, क्या कहते हैं? समीकरणों का निकाय। समीकरणों का आपके पास में निकाय, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा इसको? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये ध्यान देने वाली बात है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऑफ आपके पास में इक्वेशन। ये चीज़ मैं समझता हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अब आपका जो काम है NCERT बुक से शुरू हो जाएगा, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। यानी कि जो समीकरण आपको दी जा रही ना बेटा, उनको हम ग्राफ पे भी बना सकते हैं। अब इस तीसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं समझता हूँ दो ऊपर वाले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर ये चैप्टर आपके सामने दौड़ता नजर आएगा। अगर आप चीज़ें छोड़ के पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे सवालों के अंदर। तो मेरा यही मेन पर्पज़ रहता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस कराया जाए, जो भी चैप्टर कराया जाए, उसका बेसिक ज़रूर बता दिया जाए, जिस तरीके से मैंने अभी डिस्कस इसका किया है। चलिए दोबारा से, दो चरों वाले, क्या बेटा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो तीसरे नंबर का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 3.1 है ना बेटा, एक्सरसाइज NCERT में, वो इसी में से निकली है। कहने की बात ये है कि ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ में लिया तो ये आपके सामने दौड़ती नजर आएगी। समझ में आ रही बात? तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसको शुरू करते हैं। साथ ही साथ ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड खाली कर लेता हूँ, उसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं हमें।
इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? उदाहरण क्या लेता हूँ बेटा, ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैं उदाहरण लेता हूँ आपके पास कि मैंने इक्वेशन लिखी कि 7x माइनस के 5y माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? पहले इसको देख लीजिए। बिल्कुल है, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की दोनों शर्तों को पूरा कर रहा। पहली शर्त x और y दो चर हैं, दूसरी बात 7, 5 और 35 ये हमारे पर वास्तविक संख्या हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं? ग्राफीय निरूपण करने के लिए आप लोगों को एक काम करना है बेटा, एक ग्राफ की कॉपी आप लोग ले लेना मार्केट से, और जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, ये जितनी भी समीकरणें होती हैं, इन सभी को हम ग्राफ पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और कैसे बना सकते हैं, मैं आज आपके सामने इस इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे ग्राफ बनाए जाएंगे, उसमें से भी मैं कुछ क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन मात्र हैं, उसमें से भी मैं उनके ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा, ताकि ये ग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन ग्राफ आप जो भी काम करें ग्राफ की कॉपी में करें। मैं तो बोर्ड पर यहाँ आपको ओरली करके दिखाऊंगा ऐसे ही। ठीक है, समझता हूँ समझ में आएगा, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा इसको। चलिए, तो आपके सामने है बेटा, हमारे पास में एक उदाहरण है 7x प्लस माइनस के 5y माइनस के 35 बराबर आपके पास में कितना है? 0 है। इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है। एक बात दिमाग में डाल लो, दो चर वाली जो भी रैखिक समीकरण होती है, समझ में आ रही बात? दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, आपको हमने बताया था कि जितने भी पिछले चैप्टर में जो हमारा बहुपद वाला चैप्टर था, जितने भी बहुपद होते थे, ठीक है, उनको हम ग्राफ में बना ले। जैसे कि कुछ ग्राफ बना लेते, जैसे ही हमने उसमें एक्सरसाइज की थी कि कुछ का ग्राफ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा था ना, ऐसी करके। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है बेटा, उसका जो ग्राफ होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही एक सरल रेखा आएगा, यानी कि सीधी रेखा आएगी बिल्कुल। जब आप इसे ग्राफ पे बनाओगे ना, ठीक है, कैसे बनाओगे अभी बता रहा हूँ आपको। जब इसको ग्राफ पे बनाओगे तो इसकी कैसी रेखा आएगी? सीधी रेखा आएगी। चलिए ग्राफ पे बना के इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको जैसे पता है ग्राफ में होता क्या है, दो लाइनें होती हैं। ठीक है, एक एक्स एक्स होता है बेटा, एक आपके पास में वाई एक्स होता है, इतना पता है ना आप लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ आपको बेटा हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा ओ या 0, मतलब समझ में आ रही बात। और पहले आप इसके पॉइंट निकालें, क्योंकि रेखा अगर आपको बनानी है, ये रेखा है, रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है बेटा? भाई हमारे पास अगर दो बिंदु हो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये है, इसको आपस में मिला दे तो रेखा बन जाएगी हमारे पास में। इसका मतलब हमें दो बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? दो बिंदु। और दो बिंदु किसकी सहायता से निकालेंगे बेटे? इसकी सहायता से निकालेंगे। इसकी सहायता से उन दो बिंदुओं को निकाल करके आपस में मिलाने से हमारा ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। हमारा जो हम जिस चीज़ के लिए हम खड़े हैं ना समझाने के लिए, ग्राफीय निरूपण को, वो आपकी समझ में आ जाएगा। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है कि इक्वेशन को आप उठा लीजिएगा, ये वाली, जैसे 7x माइनस के 5y माइनस के 35 इज इक्वल टू 0, इसको उठा लीजिएगा आप। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा क्या करेंगे, एक टेबल इस तरीके से बना लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, x ऊपर लिख लेंगे, y नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे? बॉक्स। हमने इसमें दो बॉक्स बनाए क्योंकि हमें इन दोनों से दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। और क्या करना है बेटा, बहुत आसान है कि एक बार आपको इसमें x का मान 0 रखना है, कि जब इस इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तो x गुणा 0 माइनस के 5y माइनस के 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास में बेटा। तो माइनस के 5y, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, उसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास माइनस के 35, सॉरी प्लस के 35, तो y का मान बेटा कितना आ जाएगा? माइनस के 7 आ जाएगा, चाहे आप इसको हल कर लेना। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है बेटा? माइनस के 7 आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ हमारे पास में अगर हम इस बार y का मान 0 रख लो, किसका मान 0 रख लो? y का। तो जब y का मान हम इसमें 0 रखेंगे तो इक्वेशन की हालत क्या होगी, देखिए ध्यान से, कि 7x माइनस के 0 माइनस के 35 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 0, या फिर 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 35, या x इज इक्वल टू 7 पंजे 35। तो वहाँ कितने वैल्यू आएगी? 5 आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो कहने की बात ये है, हमारे पास में हमने इसके दो पॉइंट निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? दो पॉइंट। और वो कैसे निकाले कि एक बार हमने x को 0 भर के निकाला तो y का मान कितना निकला? -7, और एक बार हमने y को 0 रखा, ठीक है, और तो x का मान कितना निकला? 5। ये दोनों मान हमने निकाल लिए। अब ये जो मान दिए गए हैं, जो पॉइंट आए हैं हमारे पास में, ये जो पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या करा, अभी आपके पास में हमने इस इक्वेशन के हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अभी इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, अब बनाने का तरीका ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे।
सबसे पहले x का मतलब है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, ठीक है, और y मतलब y, ये x है हमारे पास में, और ये क्या है ऊर्ध्वाधर अक्ष आपके पास में y अक्ष है। अब x अक्ष पे अधिकतम वैल्यू कितनी है 5 है, तो उतने ही पॉइंट लगभग उससे ज़्यादा या कम से कम उतने पॉइंट आप इसे बना लें। कितना, जैसे कि हमारे पास में इधर की तरफ 1 2 3 4 और ये बेटा 5 6 बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इधर की तरफ आपके पास में जब हम बाईं तरफ जाएंगे इधर माइनस में होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है, माइनस के 4 और माइनस के 5, और भी बना सकते हो, कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही होगा। फिर आप y पे देख लें, y ऊपर की तरफ जो होगा वो प्लस में होगी, क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, ऐसी माइनस का 8। तो ये हमने क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया। ग्राफ पे ऐसे ही आपको ग्राफ की कॉपी में जो होगा ये लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी होगी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि एक बार एक्स एक्सिस बनाना होगा और एक बार वाई एक्सिस बनाना होगा, और उसमें पॉइंट्स वो बॉक्स बने रहेंगे उसमें। आप ग्राफ की कॉपी में देखो और उन बॉक्स के हिसाब से ही आप नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। उसमें आपको इस तरीके से निशान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस तरीके से हमने बोर्ड पर लगाए हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसमें हम x इक्वल, पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस वाले पॉइंट के बारे में। ये कहाँ को मिलेगा, सारी की सारी जो दूरियां तय की जाती है बेटा वो हमारे पास कहाँ से, ये मूल बिंदु से चलते हैं, यहीं पे खड़े हो जाते हैं सबसे पहले। मान लिया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये चौक के रूप में था, यहाँ समझ में आ रही बात। इसने कहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है x पे 0 चलना है, यानी कहीं नहीं चलना है, आप यहीं पे रहोगे। लेकिन y इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, कितना है पहले पॉइंट में माइनस का 7। तो जब आप x इक्वल टू 0 और y पे कह रहा माइनस के 7, तो माइनस का 7 ऊपर चलेंगे तो प्लस में जाएंगे, तो हमें किधर आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो -7 हमारे पास यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना। इसी पॉइंट को आप गोल कर दोगे, यानी कि हमारा ये पहला पॉइंट है। समझ में आई बात। इसी तरीके से आप x इक्वल टू कितना लेंगे 5, तो सबसे पहले फिर आप यहाँ खड़े हो जाओ आकर के मूल बिंदु पे, और x इक्वल टू 5 का मतलब प्लस का 5 है, तो यानी कि x पे कितना चलना है, प्लस का 5, 1 2 3 4 5 चले यहाँ पे, यहाँ खड़े हो गए आकर के। और उसके बाद कह रहा है कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब है ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पे रुक जाना है सिर्फ, तो ये दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। और क्या करना है सिर्फ, फिर इसको ये जो 2 पॉइंट आएंगे इनको आपस में ज्वाइन कर देना, मिला देना है, तो आपके पास में जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये समीकरण किस, ये जो लाइन है ये किसकी बनेगी, ये बनेगी 7x माइनस के 5y आपके पास में, और माइनस के 35 इक्वल टू 0 की ये जो लाइन है ये किसकी निरूपित कर रही है आपके पास में, ये इस समीकरण को निरूपित कर रही है। रिपीट कर देते हैं कि ये बनाई किस तरीके से है पॉइंट, ठीक है। हमने सबसे पहले कहा कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x अक्ष पे आपको कोई दूरी नहीं चलनी। अगर x इज इक्वल टू आपके पास जैसे -3 होता तो आप यहाँ खड़े हो जाते घंटाघर बिल्कुल चौराहे पे आके, और x इज इक्वल टू -3 का मतलब है पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ पे आते फिर, ठीक है। नहीं, x का मान रखते हैं तो इस लाइन पे चलते हैं, प्लस में जाएंगे तो आगे, माइनस में आएंगे तो पीछे। y का मान का मतलब प्लस में जाएंगे तो ऊपर और माइनस में आएंगे तो नीचे। तो उसी टेक्निक का यूज करते हुए x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -7 है, तो मैं यहाँ जब खड़ा हुआ x इक्वल टू 0 का मतलब ना तो इधर जाना है ना इधर ना दाएं जाना ना बाएं जाना आपके पास में। तो सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, कहाँ पे, -7 पे। तो मैंने -7 पे यहाँ निशान बना दिया था जो मैंने पहले बनाया था। उसी तरीके से आपके पास में x इज इक्वल टू 5, यानी कि जब मैं यहाँ खड़ा हुआ चौराहे पे आके तो मैंने x में कितनी दूरी चला 5, वो प्लस की 5 थी तो इस तरफ चला, अगर माइनस की 5 होती तो बेटा इधर की तरफ चलते, तो प्लस की 5 आपके पास में ये आ गया 5, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना, यहीं रुक जाओ भाई। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हुए, एक पॉइंट ये 0, एक वाला ये और एक ये। इन पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं बेटा, इन पॉइंट को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे x का मान क्या है 5 है और y का मान कितना है 0 है। यानी कि जो पॉइंट लिखा जाता है कोऑर्डिनेट वो x, y लिखा जाता है, पहले किसका मान आता है x का, बाद में किसका मान आता है y का। तो हमारे पास में पहले x, y यानी कि 5, 0, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, यानी कि ये बिंदु क्या बनेगा आपके पास में, x का मान यहाँ क्या है 0 है बेटा, x का मान, क्योंकि 0 का मतलब ना तो दाएं गए ना बाएं गए। और आपके पास में y का मान कितना,
7 आपके पास में। तो मैं समझता हूँ ये ग्राफीय निरूपण इस वाली जो इक्वेशन का है, इसी तरीके से आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी जिनको ग्राफ में बनाना होगा। ये ग्राफीय निरूपण है आपके पास में किसका, ग्राफीय निरूपण है किसका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रश्नावली 3.1 पे चलते हैं और उसमें इसी तरीके ग्राफ बना करके देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आपके सामने अब है प्रश्नावली 3.1। कौन सी है? 3.1 का पहला सवाल मैंने पूरा लिख दिया है, क्योंकि लिखने से इसी लैंग्वेज वाला सवाल है, तो अगर लिखा है सामने तो समझाने में भी और समझने में भी थोड़ा आसान रहता है। हमें क्या कहा गया है, पहले इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर क्वेश्चन को करते हैं। हमें कहा गया आफताब ने अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। समझ में आ रही बात? और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को, जो स्थिति है उसको हमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सवाल में लिखा क्या है। ठीक है, सबकी स्थिति है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो उसने कहा है उसके कथन को हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। और अगर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में उसको व्यक्त कर देते हैं तो हम आसानी से फिर क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे बना देंगे, जैसे मैंने ग्राफ पे भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करके दिखाया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ लें कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी कथन को आप रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं उसको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लें। बहुत कठिन नहीं होता, अगर थोड़ा सा दिमाग इसमें चलना शुरू हो जाए आपका, आप सही तरीके से चीज़ों को पकड़ने लग जाओ तो ये बहुत चीज़ आसान होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आफताब कह रहा है, तो आप सबसे पहले हल कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप आफताब की आयु मान लें, क्योंकि आफताब की आयु हमें पता नहीं है कितनी है। तो हमने क्या कहा, माना, ध्यान से देखना बेटा, माना आफताब की वर्तमान मतलब जो इस समय की आयु है, वो इस समय ही तो बात कर रहा है ना, उस समय तो कह रहा भाई 7 साल पहले ऐसा था, 3 साल बाद ऐसा होगा, है ना। तो इसका मतलब उसकी वर्तमान जो आयु बेटा हमने क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली बेटा, x। और साथ ही साथ माना आपके पास में पुत्री जो उसकी है, कौन सी, पुत्री की जो आयु है बेटा, कि वर्तमान आयु जो है, ऊपर भी आयु लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, आयु। इसकी आयु हमने x मान ली और इसकी आयु हमने क्या मान ली बेटा, y मान ली। ठीक है, अब इस कंडीशन, इस सवाल के अंदर आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन है। एक 7 साल पहले की बात कर रहा है, एक 3 साल बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब 2 स्थितियों होने का मतलब ये है कि हमें 2 रैखिक समीकरण मिलेंगी 2 चरों में। सबसे पहले मैं यहां बना लेता हूं प्रथम स्थिति, कौन सी, प्रथम स्थिति, और द्वितीय स्थिति ये करूंगा। के बाद में अब मेन पॉइंट निकल करके आता है, इस चीज को मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको समझ लेना। कभी भी आयु वाले सवाल आपके पास में आते हैं तो उनको, उनकी जो समीकरण बनाई जाती है ना, वो इसी तरीके से बनाई जाएगी। हमेशा दिमाग में रख ले कि हमेशा यही काम करना जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी स्तर पे क्वेश्चन कर रहे हो। आपके पास में अगर आपने आयु मान ली है, वर्तमान आयु, और आपको कुछ स्थिति दी गई जैसे इस सवाल में दिया गया है, उससे रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं उसका जो टेक्निक मैं यहाँ यूज करूंगा वो हर जगह आपके लिए काम आएगी। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम स्थिति का मतलब है आप लोग 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रथम स्थिति बेटे यह जो मैंने अंडरलाइन किया है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाप की आयु x कितनी है, आफताब पापा ही तो है उसका, तो इसकी आयु कितनी है, x है, और बेटी की आयु कितनी है, y है। हम बाप और बेटी को बराबर रख लेते हैं, यानी कि उनकी आयु को बराबर रख लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, वैसे बाप और बेटी की आयु समान नहीं हो सकती। हम समीकरण बनाते समय ये एक तरीका है, हम x बराबर क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, और फिर इस कथन के बारे में चर्चा करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, जब हम 7 वर्ष पूर्व की, मान ली मेरी आपकी इस समय आयु बाई चांस आपकी आयु इस समय 15 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 माइनस 10, 10 माइनस 5 की थी 10 साल आपके पास में, 15 में से आप क्या घटा दोगे, 5 घटा दोगे। तो इसी तरीके से जब हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो जो बाप था वो भी 7 साल पीछे चला जाएगा, घट जाएंगे उसकी आयु में से, और 7 साल किस में से घट जाएंगे बेटा, बेटी की आयु में से घट जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कंडीशन बन गई, और कह रहा है वो कि तुमसे 7 गुनी आयु, तुमसे मतलब बेटी से कितनी आयु, 7 गुनी आयु हो जाएगी। बाप की आयु जो थी वो 7 गुनी थी, यानी कि बेटी अगर आपके पास में 10 साल की थी
तो बाप 70 साल का था। 10 गुनी का मतलब ये बैठता है। तो कहने की बात ये है कि अब ये जो 7 गुनी का मतलब है, ये जो शब्द है 7 गुनी, समझना ध्यान से, इस 7 गुनी यानी कि 7 से गुना इसमें होगी या इसमें होगी, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आयु वाले जितने भी सवाल होंगे ना बेटा, उसमें जो गुणा होती है वो पुत्र या पुत्री में ही होती है। क्यों? जब आप पुत्र को पिता के बराबर या पुत्री को पिता के बराबर दिखा रहे हो तो इसकी उम्र तो आपके पास में हमेशा कम ही होगी ना, है ना, और ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, बाप की उम्र ज़्यादा होगी। कम को अगर ज़्यादा के बराबर करना है, बराबर कर रहे हैं ना हम इनको, बराबर का चिन्ह लगा के, तो जो भी जोड़ना है, घटाना या जो भी करा जाएगा, जो गुणा करी जाएगी वो किस में करी जाएगी, कम में करी जाएगी, नहीं करी जाएगी। तो हम 7 से गुणा बेटा किस में कर देंगे, पुत्री की आयु में कर देंगे। बस आपका ये काम खत्म हो गया कहने की बात। तो हम 7 से मल्टीप्लाई बेटा किस में करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, गुणा पुत्री की आयु में करनी है हमेशा। बस आप दिमाग में रखें, कभी भी आयु वाले सवाल आए, पिता पुत्र की आयु हो, माता पुत्र की हो, तो हमेशा जो गुणा जो करते हैं ना, वो हमेशा किस में करते हैं, कम वाले में। कम कौन होगा, बेटा या बेटी ही होगी। तो हमेशा 7 से गुणा किस में करेंगे बेटा, इसमें कर देंगे। तो इसको जब हल करेंगे, x माइनस के 7 माइनस 7y और माइनस के 49, बात समझ में आ रही। इसको आप मानक रूप क्या होता था रैखिक समीकरण का, कि ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ये होता था। इस रूप वाली समीकरण, इसको इस रूप में बना लेंगे, यानी कि x माइनस 7 या 7y, मैंने x के साथ में क्या ले लिया 7y, और माइनस के 7 प्लस के 49 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस के 7y प्लस के 42 बराबर 0। तो बेटा ये क्या बन गई हमारे पास में, ये एक समीकरण बन गई, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। किस स्थिति को लेके, पहली स्थिति को लेके, किस स्थिति को लेके, पहली स्थिति को। इसी तरीके से हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कौन सी स्थिति, दूसरी स्थिति। कौन सी, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी समझाया गया है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्वेश्चन में कहां से शुरू होती है, वो यहां से शुरू होती है, जो मैं ये लाइन बना रहा हूं। देखो, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो तरीका वही जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम x इक्वल टू किसके लिख लेंगे बेटा, y के। समझ में नहीं आई बात, जो इसमें किया था। अब वो कह रहा 3 वर्ष बाद, आज मेरी आयु अगर 30 साल है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 33 साल हो जाएगी, है ना। समझ में आ रही बात नहीं, ठीक है, यानी कि 3 जुड़ जाएगा। तो वो कह रहा 3 वर्ष बाद का मतलब आपके पास में 3 इसमें जोड़ दो बेटा, और 3 दोनों में जोड़ दो इनमें। समझ में आ रही बात। और क्या कह रहा है वो, कि मेरी आयु तुमसे केवल कितना रहे, 3 गुनी। कितनी, 3 गुनी। मैंने कहा कि गुणा किसमें करनी है, उठा के पुत्री की आयु में करनी है। समझ में आई नहीं बात, 3 गुनी किसमें कर देंगे, इसमें, क्योंकि छोटा तो यही होगा। बाप के बराबर लाने के लिए अगर बाप की उम्र 30 साल है और बच्चे की उम्र 10 साल है, ठीक है, तो उसको बराबर करने के लिए 10 से गुणा किसमें करनी पड़ेगी, बेटे की उम्र में करनी पड़ेगी। अभी तो 10 या 30 वो बराबर बैठेगा ना आगे। तो ये इसको हल कर लीजिएगा आप, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 3y प्लस के 9, या फिर x माइनस के 3y प्लस के 3 माइनस के 9 या इक्वल टू 0, या फिर x माइनस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये जो बनेगा आपके पास में, ये स्थिति कौन सी, 2 समीकरण बनेगी बेटा, एक ये बन गई 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पर समीकरण बन गई ये वाली। अब इन दोनों समीकरणों को भाई साहब कह रहे हैं कि इस स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। तो चलिए इस बोर्ड, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो बोर्ड थोड़ा सा चाहिए स्पेस, तो मैं इस बार इस पूरे आइटम को रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन से हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब इनको हमें किस में करना है, ग्राफीय निरूपण इनका करना है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए आप ग्राफ यहाँ पे बना लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक x एक्सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। इसको x एक्सिस कह देंगे। ये पीछे हमारे क्या है, मूल बिंदु है। ऊपर की तरफ आपके पास में y एक्सिस हो जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास में मतलब ये x और y एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले उठा लेते हैं बेटा इसको, x माइनस के 7y प्लस के 42 इज इक्वल टू 0 को। अब या तो तरीका वो लगा लो जो मैंने आपको समझाया था, ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी बाद में नोट करना, कि x माइनस के 7y प्लस 42 को हमें किस में बनाना है, निरूपित करना है ग्राफ में। ग्राफ में निरूपित करने का तरीका मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि एक बार x का मान 0 भर दो, एक बार y का मान 0 भर दो, तो हमारे पास कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या बनेगी, कर तो वो भी सकते हैं,
लेकिन बेटा जब इसमें y का मान 0 भरोगे, आप देख लो, चाहे x का मान माइनस का 42 निकलेगा। कितना निकलेगा? देख लो आप, अगर y का मान 0 भरोगे इसमें तो कितना निकलेगा? 42। और 42 क्या होगा कि इस ग्राफ में 42 बहुत नीचे या बहुत उधर तरफ आएगा। 42 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। बात समझ में आ रही? तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट, जरूरी नहीं है कि लाइन, हमने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है कि उसके आखिरी वाले पॉइंट ही चाहिए, ये वाले पॉइंट ही चाहिए। हमारे पास बीच में से कोई पॉइंट मिल जाए तब भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम इस 42 वाले कॉन्सेप्ट को ना लेकर के हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ को, हम जो हमने पहले किया उससे ना करके इसके पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी एक चर के पदों में ले लेंगे। जैसे x बराबर किसके हो जाएगा, आप बता सकते हो? 42, ये हो जाएगा 7y माइनस 42। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? मैंने इस पूरी चीज़ों को इधर उठा के फेंक दिया तो x बराबर इतना आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसमें x का मान भरते जाओगे। क्या भरते जाओगे? x का मान भरते जाओगे आपके पास में, और किसका मान निकालते जाओगे? y का मान। कितना निकालते जाओगे? देखो सॉरी, हमने x के पदों में लिया ना, तो इसमें y का मान कुछ भरिए आप। इसमें 0 तो मत भरिए, क्योंकि 0 भरोगे तो माइनस का 42 बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी x की, है ना। तो इसमें आप भर लीजिए। जैसे मैं भरता हूँ, पहले 5 भर लेता हूँ। देखो x बराबर, जब मैंने y का मान क्या भरा? 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 भर रहा हूँ मैं, तो 5 माइनस 42। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा? 35 माइनस 42 कितना बटेगा बेटा? 7। तो माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। आपको समझ में आया? 5 भरने से कितना आया? माइनस का 7। ऐसे ही हम क्या करें, x की वैल्यू इस बार 6 भर के देख लीजिए आप। क्या भर लीजिए? 6। तो 6 भरो। तो जब हम y की, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी भरें? जब 6 भरेंगे तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 7 गुणे 6 माइनस 42। कितना आ जाएगा? x बराबर 42 माइनस, यानी कितना आ जाएगा? 0। यानी जब मैंने 6 भरा तो कितनी वैल्यू आई? 0 आ गई। बिल्कुल ठीक है। एक और निकाल लो, कम से कम 3 पॉइंट आप निकाल लोगे तो आपको आसान रहेगा बनाना। ठीक है, अब आप एक काम करो, 5 6 7 भर के देख लो उसमें। तो जब बेटा 7 भरेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणे 7 माइनस 42। x बराबर 49 माइनस 42, या फिर x का मान बेटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम 7 भरते तो x का मान भी कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो हमारे पास इस बार कितने पॉइंट मिल गए बेटा? हमें 3, 1 2 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट को कहाँ बना देंगे हम? कहाँ बना देंगे? ग्राफ पे बना देंगे। कहाँ बना देंगे? अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी इसी तरीके की टेबल बना लेते हैं। यहाँ देखिए, इस इक्वेशन के लिए भी क्या बना लेते हैं, जो इक्वेशन दूसरी है, x माइनस के 2y, सॉरी कितना, 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा इक्वेशन हमारी सही है नहीं है, जो हमने पहले बनाई थी। x माइनस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0 को भी हम इसी तरीके से एक टेबल बना लेंगे। इसमें क्या करो, x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? 6 प्लस 3y। बात समझ में आ रही? 6 प्लस 3y आपके पास में। ठीक है, तो जब टेबल बनाएंगे इसकी भी, कितने पॉइंट निकालने हैं? कम से कम 3 पॉइंट निकालना है। 1 2 3। अब इसमें सबसे पहले x बराबर आप 0 ही भर लो, मिल जाएगा आसानी से। सॉरी, y बराबर 0। जब बेटा y बराबर 0 भरेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 6 प्लस 0, यानी कितना? 6। तो जब y का मान 0 भरा तो वैल्यू कितनी आई? 6 आ गई। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें आप जैसे कि आप भर लो 1। कितना भर लो? 1 भर लीजिए आप। कितना भर लीजिए? 1। तो बेटा जब 1 भरेंगे, 0 के बाद 1 भर लें, तो 1 भरेंगे तो 6 प्लस 3 यानी कि 9। कितनी आएगी वैल्यू? 9। आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें प्लस वाली वैल्यू भरते जा रहे हैं हम y की। जरूरी नहीं है कि आप प्लस वाली भरें, माइनस वाली भी भर सकते हैं छोटी वैल्यू करने के लिए आपके पास में। जैसे मैं क्या कर लेता हूं, अगर इसमें 2 भरता हूं, इस बार क्या भरता हूं? 2। तो 2 भरने से क्या होगा? 6 प्लस 3 गुणे 2, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 बराबर 12। 12 थोड़ा सा बड़ा संख्या है, बट ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन लग रही है कि बड़ी है। तो आप इसमें एक काम कर लो, प्लस वाली ना भर के माइनस की भर लो। क्या भर लो? माइनस। अगर मैं इसमें माइनस का 2 भरूं तो माइनस का 2 भरने से क्या होगा? देखिए, माइनस का 2 भरने से क्या होगा? x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 गुणा माइनस का 2, यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं इसमें -2 भरता हूँ तो पॉइंट क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। बस हमारे पास में अब सारा मटेरियल तैयार है। ठीक है, सब कुछ हमारे पास तैयार है। एक टेबल ये है और एक टेबल, अब हमारे पास में दोनों टेबल तैयार हैं। इन दोनों टेबल को हमें कहाँ बनाना है? इस ग्राफ पे बना देना है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, सब चीज़ जो है अभी है। x की वैल्यू देखो आप, सबसे बड़ी कितनी है? 9 है। यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी है? सबसे बड़ी 9 है। तो आप x पे 9 पॉइंट बना लें, 9 या 9 से ज़्यादा। जैसे कि हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में y पे कितनी सबसे बड़ी वैल्यू बेटा, 7 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आप इस पे 7 बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं। और y पे कितना आएगा बेटा हमारे पास में, इधर की तरफ भी ऐसे ही बना लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही ये जाएगा आपके पास। नीचे की तरफ भी क्या आएगा बेटा, माइनस में ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये आपने बना लिया। अब हम इन पॉइंट के हिसाब से जो हमारे पास पॉइंट बने हैं उनको हमें इसमें ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, x बराबर -7 y = 5, इसको ध्यान से समझना, इस कैसे पॉइंट को देना है। आप सबसे पहले चौराहे में खड़े हो जाओ करके, ये यहाँ बीचों बीच, ठीक है। कह रहा है x = -7, x = माइनस का मतलब पीछे की तरफ आना पड़ेगा, -7 ये आया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा हम कहाँ हैं, यहाँ पे है। लेकिन कह रहा है y = कितना चलना है फिर, +5, तो +5 ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 5, यानी कि आपके पास में कहाँ मिलेगा, लगभग ये है ना, दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट बनेगा। आंसू समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब x = 0, यानी कि हम खड़े हैं घंटा घर पे, x = 0, ना इधर जाना ना इधर जाना, यहीं पे रहो। y = कितना बेटा, 6, y = +6, यानी कि ये वाला पॉइंट, बस ये वाला पॉइंट आ गया, सही है। अब x = कितना है, 7 है, x = 7, फिर यहाँ खड़े हो जाओ आकर के, और x = 7 का मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए। और y = कितना बेटा फिर, तो 7 ही ऊपर चले जाओ। समझ में नहीं आ रहा, ये लगभग कहाँ मिलेगा ये पॉइंट आपके पास में, ये मिलेगा यहाँ, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके सारे पॉइंट सही हैं बेटा, तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, आपने कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल सही किया होगा, तो हमेशा ये जो तीनों के तीनों होंगे बेटा एक सरल रेखा में आएंगे, एक सीधी रेखा में बिल्कुल। जब इनको आप क्या करोगे, मिलाओगे ऐसे करके, तो ये किस में आएंगे, एक सरल रेखा में आएंगे। तो ये लाइन कौन सी बनेगी हमारी, ये हमारी पहले वाली लाइन बनेगी, x - 7y + 42 = 0। आप पटरी की सहायता से करें, ये मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि बड़ा ग्राफ है, तो आप पटरी जब फीटी या स्केल का सहारा लेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी लाइन आपके पास में, ग्राफ में बिल्कुल सीधी आएगी। इसी तरीके से हम किसका काम करेंगे बेटा, इस वाली टेबल को प्लॉट कर लेंगे। x = कितना है, 6, तो फिर यहाँ खड़े हो जाओ आकर के आप, x = 6 और y = 0। x = 6 का मतलब ये चले गए हम यहाँ पे 6 पे, ये वाला पॉइंट, और y = 0, ना ऊपर जाना ना नीचे, तो यानी कि पॉइंट यही बना रहेगा आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। फिर है हमारे पास x = 9, x = 9 पे चले जाओ, ये आगे 9 पे यहाँ, और y = कितना चलना बेटा, 1, तो 1 का मतलब ऊपर या नीचे, ऊपर, क्योंकि प्लस में है, तो यानी कि आपके पास में कहाँ को मिलेगा, ये मिलेगा पॉइंट, है ना। ग्राफ में ये पॉइंट ढूंढना बहुत आसान होता है, ग्राफ में ये पॉइंट ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो लाइन में डॉटेड बना रहा हूं ना इस तरीके से, ये पहले से बनी रहती है ग्राफ की कॉपी में, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है x = 0 y = -2। x = 0 का मतलब ये, y = -2 का मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बन जाएगा, है ना। आप फिर आप अगर आपके सारी कैलकुलेशन सही है, आपने पॉइंट सही बनाए हैं, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आएंगे, एक ही रेखा में आएंगे। ये ऐसे थोड़ा सा इधर को निकल गया, ये किस में आएंगे, एक ही रेखा में आएंगे। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी बेटा हमारे पास में, दूसरे वाली, कि आपके पास 6x + 3y = सॉरी गलत बता दिया, x - 3y - 6 = 0। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होंगी, इनका ग्राफी निरूपण, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर, कौन सी एक्सरसाइज के अंदर बेटा, 3.1 के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। उन दोनों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझ के पहले समीकरण आप बनाओगे, जैसे मैंने बना के इसमें दिखाई है, उसके बाद आप उनको ग्राफ में बनाओगे। 3 एकमात्र क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपको ग्राफ बनाना आता है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है 3.2 उसमें भी आप ग्राफ की विधि से ही सवालों को हल करोगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्नावली आपके पास में जो चल रही है 3.1 का, ये दूसरा सवाल आपके सामने है। पहले इस स्टेटमेंट को हम क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण में बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफ में बनाएंगे। तो सिंपल सी बात ये, ध्यान से देखिएगा, क्या कहा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने, पहली स्थिति तो यहाँ तक आ गई है, खरीदी, पहली स्थिति कहाँ से कहाँ तक आ गई बेटे, ये वाली पहली स्थिति यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी। बाद में उसने 1 बल्ला और
उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, कितने रुपए में? 1300 रुपये में। तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई, 1300 रुपये तक की, यहाँ तक की ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो आपको इनको ज्यामितीय रूप में या पहले समीकरण बनानी पड़ेगी। समीकरण बनाओ पहले, सबसे पहले लिखोगे आप इसमें, माना एक बल्ले का मूल्य मान लो, का मूल्य कितना ले लें हम? x रुपए मान लें, बिल्कुल ठीक बात है। एक गेंद का मूल्य क्या मान लें हम, बताइए कितना? y रुपए, कितना मान लें? y रुपए, ठीक है। अब वही यहां लिखेंगे क्या? प्रथम स्थिति, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम द्वितीय स्थिति, यानी कि दोनों स्थिति से हम क्या बनाएंगे? समीकरण। सबसे पहले पहली स्थिति में क्या कह रहा है वो? सीधी सी बात है, तीन बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले की कीमत कितनी है? x है, तो 3 बल्लों कितनी होगी? 3x है ना, 3x। फिर कह रहा है वो 6 गेंदे, एक गेंद की कीमत कितनी मानी हमने? y, तो 6 गेंदों कितनी होगी? 6y। इन टोटल आपके पास किसके बराबर होना चाहिए? कितने पैसे दिए उसने? 3900 रुपये। बात समझ में आ रही? इस समीकरण को जब हल करेंगे तो 3 से पूरी समीकरण भाग हो सकती है। देखिए 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, x प्लस कितना? 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1300। देख लो चाहे, सॉरी 1300 नहीं, 3900 ही रहेगा। 3900 भी अभी काटा थोड़ा ही ना। तो इस 3 को जब बटे में ले जाएंगे तो x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3900 बटे 3, ये कटेगा आपके पास में 3 कम 3, 3 9, 1300। x प्लस के 2y बराबर किसके आ जाएगा बेटा? हमारे पास में 1300। तो बेटे ये क्या बनेगी? पहली समीकरण आपकी क्या बनेगी? पहली समीकरण। अब स्थिति 2 में क्या कह रहा है वो? बाद में उसने एक बल्ले की कीमत x रुपए, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, और 3 गेंदें 3y बराबर कितने रुपए खर्च किए? 1300 रुपए। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि ये समीकरण आपकी क्या, इसके आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक समीकरण आपके पास में ये बनेगी। आपने देखा होगा ये समीकरण एक समीकरण तो दोनों सेम है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो आपको सिर्फ क्या करना, जब आप ग्राफ बनाओगे, इस बार बना के नहीं दिखा रहा हूं, तो आप इस ग्राफ में इन दोनों में से दोनों क्या है? दोनों सेम है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक ही ग्राफ बनेगा, कोई भी कहीं भी बनेगा आपके पास में, आप इसको ग्राफ में बना लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्थितियों के बारे में 2 इक्वेशंस बनानी है। समझ में आ रही बात? और उसको ग्राफी निरूपण करना है। कोई दिक्कत ही परेशानी आए तो बताएं जरूर। आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और अब और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके।